हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है। उसके अंदर हम जो टॉपिक फिलहाल पढ़ रहे हैं वो है संसद। दो वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अब अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जाके देखिए, क्योंकि सारी वीडियो आप क्रम से देखेंगे तो ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी जो पीठासीन अधिकारी, हिंदी में बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, जो दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे उनका निर्वाचन होता है। अब कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी कौन कौन से होते हैं, देखो लोकसभा के अंदर तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष। इंग्लिश वाले हैं तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। आगे बात सुनो। राज्यसभा के अंदर है दोस्तों, राज्यसभा में आप देखेंगे क्या है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन या फिर डेप्यूटी चेयरमैन बोलते हैं, डेप्यूटी, ठीक है, या डिप्टी बोल दीजिए आप, डिप्टी चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन। ये चार जो अधिकारी होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, या वाइस चेयरमैन। तो ये चारों जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है दोस्तों जो लोकसभा के अंदर लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं, और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी वो क्या करते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं जब उनका सदन चालू होता है। यानी सत्र के अंदर दोनों सदन है, लोकसभा भी सत्र के अंदर है और राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा भी है वो सत्र के अंदर है। तो उस केस में क्या है कि ये जो अफसर हैं, ऑफिसर हैं, तो ये क्या करेंगे, राज्यसभा वाले राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा वाले लोकसभा की अध्यक्षता, ठीक है। अब बात आती है निर्वाचन कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, ठीक है। तो क्रम से देखते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा स्पीकर, ठीक है, एलएस यानी लोकसभा स्पीकर, ठीक है दोस्तों। अब लोकसभा स्पीकर का जो इलेक्शन होता है दोस्तों वो होता है किस प्रकार से कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से ही किसी एक सदस्य को चुनाव के जरिए लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष तो किसके बीच में से होगा दोस्तों, वो होगा लोकसभा के सदस्यों के बीच में से, लोकसभा के सदस्यों में से। आगे बात सुन लें, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को चुनाव के जरिए लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी लोकसभा स्पीकर चुन लिया जाता है फ्रॉम द मेंबर ऑफ लोकसभा बाय द इलेक्शन, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका चुनाव होता है अमूमन जब फ्रेश इलेक्शन यानी आम चुनाव के बाद, जब पहली बार लोकसभा का स्तर बैठता है, यानी लोकसभा जब स्तर के अंदर आती है, जब जैसे बोलते हैं ना शीतकालीन स्तर, जैसे मानसून स्तर, इसी प्रकार जब लोकसभा सत्र के अंदर होती है तो तब पहली सीटिंग के बाद लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव तय कर दिया जाता है कि लोकसभा का अध्यक्ष है उसका चुनाव किस तारीख को होगा। अब ये जो डेट है यानी तारीख है चुनाव की, ये कौन तय करता है दोस्तों, ये तय करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके चुनाव की तारीख तय करते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। अब बात आती है कि लोकसभा है
उसके अंदर अध्यक्ष का पद खाली किन किन स्थितियों के अंदर हो सकता है। ठीक है, यानी सामान्य परिस्थितियों के अंदर तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो जब तक लोकसभा चल रही है, यानी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, ठीक है, या फिर लोकसभा भंग नहीं हो जाती, तब तक लोकसभा अध्यक्ष कार्य करते रहते हैं। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो परिस्थितियां क्या क्या हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि जब उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाए। ठीक है, लोकसभा सदस्यता है वो रद्द हो जाए। ठीक है, रद्द हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है दोस्तों? मान लिया उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया जो पार्लियामेंट के खिलाफ, पार्लियामेंट के लॉ के खिलाफ, या फिर कोई ऐसा काम जैसे दल बदल कानून के तहत उनकी अयोग्यता हो जाए, या फिर जो भी अयोग्यताएं हैं वो हम पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि किसी सदस्य को अयोग्य किस प्रकार घोषित किया जाता है। तो उनकी सदस्यता कब रद्द होगी? जब वो लोकसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य ही नहीं है तो वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो उनका लोकसभा अध्यक्ष का पद है वो शब्द ही उनसे छीन लिया जाता है। ठीक, दूसरी कंडीशन में क्या है दोस्तों कि वो इस्तीफा दे दे। ठीक है, इस्तीफा दे दे, या फिर क्या बोल सकते हैं, इस्तीफा देने की स्थिति में। ठीक है दोस्तों, इस्तीफा देने की स्थिति में इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, यानी बाय रेजिग्नेशन। ठीक है, तीसरा क्या आता है दोस्तों? तीसरा आता है उनको हटाया जाए, या उनको हटाया जाए। ठीक, उनको हटाया जाए। अब ये हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो इस प्रकार होती है कि उनको 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाता है, यानी प्रायर नोटिस दिया जाता है 14 दिन का। ठीक है, उसके बाद उनको हटाने का प्रस्ताव है वो लोकसभा के अंदर उस प्रस्ताव को लाया जा सकता। ठीक, कि उनको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। ठीक है, 14 दिन पहले उनको नोटिस देना होगा कि हम आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। ठीक है, उस नोटिस की के जो 14 दिन है वो समाप्त होने के बाद ही उनको लोकसभा अध्यक्ष के पद से वोटिंग के जरिए, ठीक है, अब लोकसभा जो अध्यक्ष है उनको ऐसे ही नहीं हटा सकते कि प्रस्ताव ला दिया और हटा दिया, उनके लिए भी एक प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में, ये हो गया लोकसभा अध्यक्ष की ऐसी मतलब अध्यक्ष के रूप में ऐसी परिस्थितियां जब उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष हैं उनकी क्या क्या शक्तियां होती हैं। ठीक, क्या क्या शक्तियां होती हैं लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां या फिर कार्य बोल सकते हैं आप, पावर एंड फंक्शन, शक्तियां और कार्य। ठीक है, शक्तियां और कार्य। दोस्तों शक्तियां और कार्यों में सबसे पहले बात आती है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के मतलब एक रक्षक के रूप में काम करते हैं। जो लोकसभा के अंदर जो कार्यवाही चल रही है, लोकसभा के अंदर जो कानून है, लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है, तो उन सब को संचालित करना वो किसका कार्य होता है? वो होता है लोकसभा के अध्यक्ष। तो जो कार्य हैं, कार्य में सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि लोकसभा के अंदर व्यवस्था और शिष्टाचार, ठीक है, व्यवस्था और शिष्टाचार, ठीक है,
ये दोनों बनाए रखना किसकी जिम्मेवारी होती है? वो होती है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष की, यानी ऑर्डर एंड डेकोरम। ऑर्डर एंड डेकोरम, ठीक है। यानी लोकसभा के अंदर व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखना वो किसकी जिम्मेवारी होती है दोस्तों? वो होती है लोकसभा अध्यक्ष की। दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो ये क्या है, मुख्य आप कह सकते हैं इसके अंदर। मुख्य कैसे कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो क्या है? मुख्य व्याख्या करता है, मुख्य व्याख्या करता है। अब ये क्या चीज है? मुख्य व्याख्या करता है, ये क्या चीज है दोस्तों? जैसे कोई भी मैटर आ गया, कोई भी मुद्दा आ गया, किससे जुड़ा हुआ? संविधान से जुड़ा हुआ, संविधान से जुड़ा हुआ। दूसरा किससे दोस्तों? कि प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, जो लोकसभा की प्रक्रिया है उनसे जुड़ा हुआ। लोकसभा के अंदर जो संविधान है, संविधान की किसी मुद्दे पर कोई बात, कोई व्याख्या करनी है, मान लिया कोई संविधान का कोई अंग है, उसके बारे में दो राय है यानी दो मत हैं कि इसके संविधान में ये चीज लिखी गई है, ठीक है। कोई कहता है ये चीज लिखी गई है, क्योंकि दोनों दो पक्ष हैं, दोनों का समझने का अंतर हो सकता है कि एक पक्ष उस जो अंग है उसकी व्याख्या किसी और तरह से करता है, दूसरा पक्ष है वो उस अंग की व्याख्या किसी और तरह से करता है। तो जो संविधान से जुड़े मुद्दे हैं, जो प्रक्रियाएं हैं या फिर जो धारणाएं हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज हैं जो धारणाएं हैं जो संविधान के अंदर न लिखी गई है, ना ही रूल के अंदर लिखी गई, ना ही तो उनके ऊपर कोई रूल बना है, ना संविधान के अंदर लिखी गई है, कुछ धारणाएं फॉलो की जाती, ठीक। तो उन चीजों के ऊपर जो मुख्य व्याख्या होगी, यानी जो अगर पक्ष विपक्ष के ऊपर इन दोनों चीजों में भेद होता है, जो विचारों का भेद होता है, तो उसके उस समय पर जो बात लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे वही सर्वमान्य होगी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें कहां पर है दोस्तों? सदन के अंदर की बात है, ठीक है, सदन के अंदर की बात है। कहां पर? सिर्फ सदन के अंदर। क्यों? अगर सदन के बाहर कोई मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है, तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसको अल्टीमेट यानी उसको सर्वोपरि माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया संविधान के बारे में, व्याख्या कर दी किसी मुद्दे के ऊपर, जैसे जो फंडामेंटल पार्ट है यानी जो मूलभूत उनको बोलते हैं फंडामेंटल, जो से हमारे जो 7 मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की है, ठीक है, तो उसको ही सर्वमान्य माना जाता है, ठीक है। तीसरा आता है दोस्तों डेकोरम, कोरम। अब ये क्या चीज है दोस्तों? कोरम। कोरम का मतलब होता है दोस्तों कि अगर लोकसभा के अंदर 1/10 सदस्य लोकसभा के 1/10 सदस्य से अगर कम लोकसभा के अंदर पर उपस्थित हैं तो उस टाइम लोकसभा का सत्र नहीं चलेगा। यानी किसी दिन मान लिया लोकसभा का सत्र चल रहा है और जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है दोस्तों, यानी टोटल मेंबर है लोकसभा के वो कितने हैं? 552। उनमें से सिर्फ 1/10 मेंबर ही लोकसभा के अंदर उपस्थित होते हैं। तो उस स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो सदन को स्थगित कर देंगे, ठीक है, यानी सदन नहीं चलाएंगे। तो जो कोरम है उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 1/10 सदस्य, यानी कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों से कम अगर मेंबर हैं तो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उस सदन को स्थगित कर देंगे, ठीक। आगे बात समझे। अब
फोर्थ पॉइंट में क्या आता है दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो प्रथम दृष्टया, फोर्थ में आता है कि लोकसभा अध्यक्ष प्रथम दृष्टया किसी को भी वोट नहीं करते, ठीक है, प्रथम दृष्टया वोट नहीं करते, वोट नहीं करते। यानी अगर कोई बिल पास करवाना है, विधेयक पास करवाना है लोकसभा के अंदर, ठीक, तो उसके अंदर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो वोटिंग नहीं करेंगे, लेकिन वोट करते हैं किस टाइम, जब टाई हो, यानी बराबर हो, वोट बराबर हो, तो उस केस के अंदर लोकसभा अध्यक्ष है वो वोट करते हैं किसी के पक्ष में, या तो विपक्ष के साथ वो वोट करेंगे या फिर पक्ष वालों के साथ वोट करेंगे। तो अगर टाई हो जाता है, बराबर हो जाते हैं वोट दोनों के, पक्ष वालों के और विपक्ष वालों के, उस केस में भी लोकसभा अध्यक्ष है वो वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल कंडीशन के अंदर वोट नहीं करते। आगे बात सुनिए। पांचवा आता है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष है वो ज्वाइंट सेशन, यानी जो संयुक्त स्तर है, संयुक्त स्तर, जब संयुक्त सत्र बुलाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा, संयुक्त स्तर की अध्यक्षता करते हैं कौन, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्षता करते हैं। आगे बात सुनिए, तो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो संयुक्त स्तर की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ये हो गया पांचवा। अब छठा पॉइंट आता है दोस्तों कि मान लिया कोई इसी ऐसे मुद्दे के ऊपर लोकसभा के अंदर विचार विमर्श होना है जो देश की आंतरिक सुरक्षा होगी या फिर देश की बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है या फिर कोई और ऐसा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है, यानी जरूरी मुद्दा है जिसके ऊपर गुप्त रूप से चर्चा होनी चाहिए, ठीक है। गुप्त रूप से कैसे, जैसे लोकसभा की कार्रवाई है उसका लाइव प्रसारण भी होता है, ठीक है दोस्तों, लाइव प्रसारण भी होता है चैनल के ऊपर, लोकसभा या राज्यसभा टीवी, ठीक है। दूसरा क्या है कि लोकसभा के अंदर गैलरी बनी हुई है, ठीक है, कॉरिडोर है, उनके में कुछ सदस्य है उनको अलाउ कर दिया जाता है कि आप लोकसभा की कार्रवाई है उसको देख सकते हैं। तो जब गुप्त स्तर बुलाया जाता है तो जो लोकसभा अध्यक्ष है उसकी अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लोकसभा का जो स्तर है उसकी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकता, या फिर जो गैलरी में जो भी आउटसाइडर हैं उनको आना अलाउ नहीं होता, ठीक है, जब तक उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति न मिल जाए। आगे बात सुनिए। सातवां आता है दोस्तों, सातवां आता है धन विधेयक के संबंध में, ठीक है, कि धन विधेयक है, सातवां क्या है दोस्तों, धन विधेयक। अब जो धन विधेयक है ये कौन तय करता है दोस्तों कि ये धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो तय करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यानी धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। जब ये बिल राज्यसभा के पास जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है ना, लोग यानी राष्ट्रपति और राज्यसभा, तो जो उनकी एंडोर्समेंट यानी उनका जो एक फैसला है वो किसके, मतलब एक फैसला, एक मान लिया बिल पहुंचाना है राष्ट्रपति या राज्यसभा, आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो सर्टिफाई करके भेजते हैं कि हाँ ये धन विधेयक है, ठीक है। आगे बात समझते हैं। एंडोर्स का मतलब क्या है कि वो उस बिल के ऊपर ये सर्टिफाई कर देते हैं, यानी पुष्टि कर देते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। आगे बात समझिए, ठीक है दोस्तों। आठवां नंबर क्या है दोस्तों, जैसे भारतीय संसदीय दल है, ठीक है, भारतीय संसदीय दल,
इंडियन पार्लियामेंट्री संसदीय दल। जो इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम है, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम या दल, इंडियन भारतीय संसदीय दल बोल सकते हैं। तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा, इसका काम क्या होता है दोस्तों? जो दूसरे देशों की संसद है, जो उनका संसदीय दल है, उनसे संपर्क बनाए रखना, उनसे विचार विमर्श करना विभिन्न मुद्दों के ऊपर, या फिर दोनों देशों के जो भी राजनीतिक व्यापारिक रिश्ते हैं, आर्थिक रिश्ते हैं, तो उनके ऊपर जो संसदीय दल भी है वो भी आपस में बातचीत करता रहता है। नौवां क्या आ गया दोस्तों? नौवां आ गया कि जो कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, जो संसदीय समितियां हैं, उनके अध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, यानी जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है दोस्तों। तो या फिर रूल कमेटी है, तो उन समितियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये होगी लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। अब बात आती है कि लोकसभा है, तो लोकसभा के अंदर पक्ष के भी यानी सरकार के भी सदस्य होते हैं और विपक्ष के भी सदस्य होते हैं। अब बात आती है कि अगर, क्योंकि अध्यक्ष का काम होता है सबके साथ न्याय करना, सबको समान समय देना, सबकी बात सुनना, तो लोकसभा अध्यक्ष की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो सबको समान रूप से, सबके जो विचार हैं उनके लिए समय दे। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, ठीक है। अब अगर एक चीज देखो, जैसे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके ऊपर सरकार का कोई जोर है, यानी सरकार का कोई, मान लिया उनकी जो सैलरी है, पेंशन है, वो सारी चीजें सरकार के अधीन आ गई, तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ ऐसे कार्य हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष है। पहला क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना है ना, तो वो कैसे है? पहला तो उनको 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, यानी पूर्व नोटिस दिया जाएगा, प्रायर नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का। उसके बाद उनके ऊपर जो प्रस्ताव है वो सदन के अंदर लाया जाएगा, ठीक है। प्रस्ताव लेके आ गया, ठीक है, मान लिया, उसके लिए भी क्या है, 50 सदस्य हैं, उनके हस्ताक्षर होना क्या है, अनिवार्य है। दूसरी बात क्या है कि आप लेके आ गए, ठीक, तो उसमें भी आपको एक विशेष तरह का बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करवाना होगा, ठीक है, विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पास करवाना होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इफेक्टिव, यानी इस विशेष बहुमत को बोलते हैं दोस्तों इफेक्टिव मेजोरिटी। इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी और हिंदी में बोलते हैं दोस्तों प्रभावी बहुमत, ठीक। बहुमत के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी और एक स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो प्रभावी बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास होता है तभी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको हटाया जा सकता है। तो अब इफेक्टिव मेजोरिटी या प्रभावी बहुमत क्या होता है, इसको एक बार बता देता हूं। बाकी जो 3 तरह के बहुमत हैं, जब ये टॉपिक आएगा मेजोरिटी का तो उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन इफेक्टिव मेजोरिटी हमारे यहाँ पे यानी प्रभावी बहुमत आया है तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है।
इफेक्टिव मेजोरिटी। ये क्या होता है? देखो दोस्तों, जो लोकसभा है उसके कुल सदस्य कितने हैं? वह 552। ठीक है, लोकसभा के कुल सदस्य हैं 552, लेकिन मान लिया इसके अंदर से 52 सीटें खाली हैं। ठीक, 52 सीट है वो खाली हैं, उनके ऊपर जो लोकसभा सदस्य है वो निर्वाचित नहीं है। तो उस केस के अंदर जो लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी बचेगी? 500 सदस्य है। तो इनमें से अगर 251 सदस्य हैं वो इस प्रस्ताव के समर्थन में अगर वोट करते हैं, ठीक है, कितनी सीटें खाली हैं? 52 सीटें खाली हैं, बच गए कितने? 500। 500 में से जो बहुमत होगा वो कितना होगा? 251। ठीक है, वो आगे बात समझ में, यानी जितने सीटें खाली हैं उसके बाद जो सदन की जो सदस्यता बचती है उनमें से जो बहुमत होगा उसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी। आगे बात समझ में कि प्रभावी बहुमत क्या होता है दोस्तों? जितनी सीटें खाली हैं उनको हटा दिया जाता है, उसके बाद जो बहुमत आता है उसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी। पहला केस तो क्या हो गया कि उनको सिर्फ इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जा सकता है, यानी प्रभावी बहुमत से। ठीक है, दूसरी बात आती है दोस्तों, अब ये तो होगी हटाने की बात, अब आती है वेतन की बात। ठीक है, वेतन और भत्ते। मान लिया वेतन सरकार के अधीन है तो क्या है, सरकार उनके वेतन को लटका सकती है अगर वो सरकार के अनुसार काम न करेंगे। तो जो उनका वेतन है वो किससे आता है दोस्तों? सिंचित निधि। सिंचित निधि से जो उनका वेतन आता है वो आता है सिंचित निधि, यानी कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये फंड है, यानी जो संचित निधि है, अकस्मात निधि है, ये सारी चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के फंड होते हैं। आगे बात सुनिए, तो दो केस तो ये हो गए। ठीक है, तीसरा क्या है कि इनके जो फैसले हैं, ठीक, यानी व्यवस्था बनाने के लिए जो इन्होंने फैसले लिए हैं दोस्तों, उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, कोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दे सकते आप। ठीक है, चुनौती नहीं दे सकते। अब मान लिया कोई सदस्य है वो ज्यादा शोरगुल कर रहा है या फिर जो सदन का शिष्टाचार है उसको भंग कर रहा है, तो उस केस में क्या है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो उनको सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आप किसी कोर्ट में जाके ये चुनौती नहीं दे सकते कि लोकसभा अध्यक्ष ने मेरे को सस्पेंड क्यों किया। ठीक है दोस्तों, ये आ गई निष्पक्षता की बात कि वो निष्पक्ष कैसे रह सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया प्रभावी बहुमत, दूसरा हो गया संचित निधि, तीसरा हो गया कोर्ट के अंदर आप उनको चुनौती नहीं दे सकते। तीन हो गई, ये ही मेन है। तीन और बचते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनमें से एक है कि आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, दूसरा क्या है कि फर्स्ट इंस्टांस में आप वोट नहीं डाल सकते। ठीक, अब एक चीज और है दोस्तों कि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटा रहे हैं ना, हटाया जाता है, उस केस में वो लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। ठीक है, अध्यक्षता नहीं कर सकते। आगे बात सुनिए, ये लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, यू कैन नॉट प्रोसाइड इन द केस when the resolution of his removal is under process। ठीक है, कि लोकसभा के अध्यक्ष को जब हटाया जाता है तब वो उस समय पर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। आगे बात समझिए, दूसरा क्या है कि उस केस में लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही है इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, हिस्सा
ले सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं ठीक है, वोट डाल सकते हैं। आगे बात सुनिए, और वोट डाल सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों उपाध्यक्ष या डेप्यूटी, ठीक है, उपाध्यक्ष या डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष या फिर आप बोल सकते हैं डेप्यूटी स्पीकर। ये कैसे चुनाव? इनका चुनाव होता है दोस्तों लोकसभा के सदस्य में से ही, इनका चुनाव भी लोकसभा के सदस्यों में से ही इनको चुना जाता है। ये सदस्य में से इनके जो चुनाव की तारीख है वो कौन तय करता है दोस्तों? वो तय करती हैं, चुनाव की तारीख तय करते हैं इनकी जी लोकसभा के अध्यक्ष। चुनाव की तारीख कौन तय करते हैं जी? लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं इनके चुनाव, ठीक है। यानी लोकसभा के सदस्यों में से चुनना है और चुनाव की तारीख करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष तय। फिर आता है जी इनका ऑफिस भी है, वो किस टाइम पे खाली हो सकता है, यानी किन परिस्थितियों में इनका ऑफिस है वो खाली हो सकता है। पहला क्या है कि लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाए, ठीक है, सदस्यता रद्द हो जाए। दूसरा क्या है दोस्तों? इस्तीफा दे दे, इस्तीफा देने से। तीसरा आता है दोस्तों 14 दिन के पूर्व नोटिस, 14 दिन का पूर्व नोटिस देकर इनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी इनके केस में भी इफेक्टिव यानी प्रभावी बहुमत से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष के लिए 3 स्थितियां थी वही 3 परिस्थितियां किसके हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए, ठीक है। अब बात आती है जी कि लोकसभा के अध्यक्ष है वो अगर प्रेजेंट है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के कार्य क्या क्या, ठीक है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित हैं तो उस केस के अंदर ये क्या करेंगे? लोकसभा का जो सदस्य है उसकी तरह ही इनके कार्य होते हैं, तरह काम करते हैं, यानी कोई स्पेशल काम नहीं होता। जब लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित होते हैं तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी तरह ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर अनुपस्थिति है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति है, तो उस केस में ये क्या करते हैं दोस्तों? ये कार्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की तरह, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की तरह, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की तरह या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तरह नहीं, तरह तो दोस्तों तरह का मतलब तो जैसे सिमिलर आ गया, लेकिन सेम हो जाता है उस केस में। सिमिलर का मतलब होता है कि जैसा, लेकिन सेम का मतलब होता है वही, यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ही काम करते हैं। तरह नहीं, रूप कर देता हूं यहाँ पे, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, यानी सारी जो कंडीशन है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में फॉलो करते हैं, ठीक है। आगे बात समझिए। दूसरा क्या है दोस्तों? एक और केस है, अगर दोनों का ये ऑफिस खाली है ना, लोकसभा क्या लोकसभा अध्यक्ष का अगर ऑफिस खाली है यानी वैकेंट है, अध्यक्ष का पद खाली है यानी वैकेंट है, तो उस केस के अंदर लोकसभा उपाध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकते हैं। मान लिया रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है,
तो रेजिग्नेशन दे दिया लोकसभा अध्यक्ष को। किसको रेजिग्नेशन देते हैं दोस्तों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को रेजिग्नेशन दे दिया, तो उस केस में लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जब तक कि नया अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, कार्य करते हैं जब लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो उनका ऑफिस है वो खाली होता है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के अंडर काम नहीं करते दोस्तों। यानी लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के अंडर काम नहीं करते। अंडर मतलब वो क्यों उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, वो जो भी कार्य करेंगे वो किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे बात समझ में। अब बात आती है दोस्तों कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, या फिर एक बार इससे पहले प्रोटेम स्पीकर से एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष है या लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं उनकी हिस्ट्री क्या बात करेंगे दोस्तों। देखो 1921 के अंदर 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुए थे ना दोस्तों, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसके अंदर क्या किया गया था कि भारत के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष का पद सर्जित किया गया, बनाया गया। उसमें क्या था, उनको उस टाइम क्या बोला जाता था दोस्तों? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे दोस्तों फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, फ्रेडरिक वाइट। और जो वो बने थे सबसे पहले वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये बने थे जी डेप्यूटी या डेप्यूटी स्पीकर बोल सकते हैं, या फिर उस टाइम क्या बोला जाता था दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कौन बना था दोस्तों? वो बना था फ्रेडरिक वाइट। ठीक है, फिर ये दोनों हुए थे दोस्तों अपॉइंटेड। ठीक है, ये थी अपॉइंटेड और इलेक्टेड में फर्क होता है दोस्तों। अपॉइंटेड का मतलब होता है कि जी चयनित कर दिया, उसमें ऑप्शन नहीं होता, वोट नहीं डाले जाते। आप किस जो गवर्नर जनरल हैं उन्होंने इन दोनों को क्या कर दिया? चयनित करके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। जो इलेक्टेड हुए थे वो हुए थे दोस्तों 1925 में पहली बार। वो थे जी विठल भाई जे पटेल। ठीक है, ये इनका नाम है, विठल भाई जे पटेल। ये थे सबसे पहले चयनित होने वाले, निर्वाचित होने वाले सबसे पहले, और ये हैं जी चयनित होने वाले। चयनित या फिर आप इसको बोल सकते हैं अपॉइंटेड का मतलब होता है जी सेलेक्टेड का होता है जी चयनित, और अपॉइंटेड का मतलब होता है अपॉइंटेड मतलब उनको अपॉइंट कर दिया था। आप एक बार ये समझ सकते हैं, हिंदी में इसका जो एग्जैक्ट है वो फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है कि अपॉइंटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इनको अपॉइंट कर दिया था। जो गवर्नर जनरल है उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया था जी, हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं। क्या क्या? फ्रेडरिक वाइट को कर दिया प्रेसिडेंट, इनको कर दिया वाइस प्रेसिडेंट। इसका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती थी इनका। ठीक है, यानी विधान परिषद की उसका। ठीक है, विधान परिषद के अंदर इनको क्या कर दिया? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बात सुनिए अब। ठीक है,
और 1935 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की जगह कर दिया स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ठीक। लेकिन वो लागू नहीं हुआ और 1947 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही चलता रहा। जो सबसे पहले भारत के स्पीकर थे वो क्या कौन थे दोस्तों, स्पीकर वो थे जी जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, सॉरी जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर थे, ठीक। और जो डेप्यूटी स्पीकर थे वो थे दोस्तों, वो थे जी अय्यस्थानम अयंगर, ऐसा कुछ नाम था उनका, अयंगर, अय्यस्थानम अयंगर, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेना आप, ये थोड़ा लंबा नाम था तो थोड़ा गलती हो सकती है इसमें, तो शायद तो ये है कि अय्यस्थानम अयंगर, और स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। जीवी मावलंकर जी थे, ये थे जी जो भारत की संविधान सभा थी उसके भी, संविधान सभा थे उसके भी अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष। और जो अस्थायी संसद थी, अस्थायी संसद थी यानी जब तक परमानेंट रूप से लागू नहीं हुई थी तो उस टाइम भी जो अध्यक्ष थे वो थे जी जीवी मावलंकर। ये कब तक रहे थे जी, 1946 से लेके 1956 तक, ठीक है, 1946 से लेके 1956 तक ये स्पीकर रहे थे, ठीक है, लोकसभा। अब बात आती है जी, एक छोटा सा टॉपिक और रहता है दोस्तों, वो आता है जी प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर या फिर प्रोटेम, एक मात्रा भी प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है दोस्तों, जैसे इलेक्शन हो गई, फ्रेश इलेक्शन, आम चुनाव, तो जो पिछली लोकसभा के जो स्पीकर थे वो जब तक लोकसभा की पहली मीटिंग नहीं होती तब तक स्पीकर के रूप में कार्य करते हैं, ठीक। पहली जो मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग में क्या किया जाता है दोस्तों, जो प्रोटेम स्पीकर है उसकी नियुक्ति कर देते हैं। कौन नियुक्ति कर देते हैं जी, नियुक्ति करते हैं जी महामहिम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। ये एक अस्थायी पद होता है, अस्थायी पद होता है और एक अस्थायी पद होता है, ठीक है, जो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको सदस्यता दिलाते हैं, ठीक है। इनको सदस्यता कौन दिलाते हैं जी, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को नियुक्त कर देते हैं प्रोटेम स्पीकर को, बाद में लोकसभा की कार्रवाई को संभालते हैं, ठीक है। जो उसके बाद क्या कर दिया जाता है जी, स्थायी जो स्पीकर है उनका चुनाव होता है और इनको अपना पद है वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। स्थायी स्पीकर है वो नियुक्त कर दिए जाते हैं चुनाव के द्वारा। और ये जो एक धारणा है दोस्तों, देखो धारणा आ गई ना, धारणा में क्या है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वरिष्ठ सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको क्या कर दिया जाता है जी, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। आगे बात समझिए, लोकसभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष से जुड़ा हुआ ये जो टॉपिक था आज ये तो कंप्लीट होता है दोस्तों। राज्यसभा वाला अगले क्लास में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा डिटेल में हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए इसको, जरूरी टॉपिक है ये भी, ठीक। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।